हम लोग एशिया पढ़ चुके हैं अच्छे से 2 दिन में। और आज जो है सो आज यूरोप देखेंगे हम लोग। यूरोप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यूरोप का इंट्रोडक्शन यही होगा कि एक तो एशिया पॉपुलेशन में और क्या कहते हैं एरिया में सबसे बड़ा है। और यूरोप जो है नंबर 2 पे है, सॉरी नंबर 3 पे है। नंबर 2 पे आपको अफ्रीका। तो यूरोप कंटिनेंट के बाद हम लोग अफ्रीका को देखेंगे। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक्स बात और समझ लेते हैं। बेसिक्स बात में है कि देखिए, ये 34 डिग्री नॉर्थ से लेके 81 डिग्री नॉर्थ, और इसके बाद जो है सो 31 डिग्री वेस्ट से लेके और 80 60 डिग्री 60 डिग्री जो है सो वेस्ट, यही इसका एक्सपेंशन है, विस्तार है। क्योंकि जब ज्योग्राफी देखते तो थोड़ा सा देख लेना पड़ता है, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि पूछेगा, लेकिन बेसिक चीज जानना जरूरी रहता है। तो पता ही है नॉर्थ मैंने क्या यूज किया है, तो ये जो है सो लैटिट्यूड है, और ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड। जीएमटी ग्रीनविच जो मीन टाइम है, बताइए लंदन से इमेजिनरी लाइन है, लंदन से गुजरती है, पासेस थ्रू लंदन। क्लाइमेट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टेम्परेट क्लाइमेट है, जिसको हम लोग समशीतोष्ण कहते हैं। समशीतोष्ण का मतलब, टेम्परेट क्लाइमेट का मतलब है कि गर्मी और जो ठंड है, तो सम है। शीतोष्ण बहुत ठंड उस तरह से नहीं है, क्योंकि रीजन वाइज ये देखेंगे तो इसका पहले बाउंड्री हम लोग जब देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या कैसे है। तो बाउंड्री इसका आपको नॉर्थ में जो है आपको आर्टिक सागर है, आर्टिक सी है। इसका वेस्ट में जो है आपको अटलांटिक है। ईस्ट में इसका, ईस्ट में जबरदस्त इसका जो है सो बाउंड्री है, कॉकेसस, यूरल। और साउथ में जो है इसका मेडिटेरेनियन है, भूमध्य सागर है। तो आर्कटिक रीजन में इसका जो नॉर्दर्न, खास के स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है, स्कैंडिनेवियन कंट्री में पूछा जाता है कौन कौन से कंट्री स्कैंडिनेवियन कंट्री है। तो डेनमार्क है, स्वीडन है, इसके बाद जो है उसको आइसलैंड है। ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्री है। अब आइए थोड़ा सा वेजिटेशन में हम लोग यहीं देख लें, चूंकि ज्योग्राफी में हम लोग, चूंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा बेसिक जानकारी रहनी चाहिए। एशिया में भी हम लोग देखे थे। तो टैगा पूछा जाता है, वेजिटेशन, टुंड्रा। तो आर्कटिक के पास जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, इसका बहुत कोल्ड का क्लाइमेट है। और टैगा जो है सो, इसमें आपका जो है सो पाइन हो गया, देवदार है, फर है, ये सब ट्री जो है
हार्डवुड ट्री जो है सो पाया जाता है। और जो आर्टिक सी के पास, बताइए, आर्टिक एकदम एक्सट्रीम जो है सो नॉर्थ में आर्टिक है, बिल्कुल साउथ में अंटार्कटिक है। और टुंड्रा में जो है सो आपको मॉसेज है, श्रब्स है, इसके बाद सेजेज है, इसके बाद लाइकेन है। इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। ठीक है। यूरोप का जो नेचुरल ब्यूटी है वो आपको लेक्स है, झील, फिनलैंड जो कंट्री है वो आपको झीलों का देश ही कहा जाता है, इतना इतने ज़्यादा संख्या में वहाँ झील है। रिवर की यदि बात कीजिएगा तो वोल्गा नदी जो है, पीछे भी हम लोग देख चुके हैं वोल्गा नदी को। तो वोल्गा नदी जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और मास्को जो है, मास्को रूस की जो राजधानी है, वो तो मस्कवा नदी पर है। लेकिन रूस या रसिया के 20 जो शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, उसमें से 11, मतलब 50% से ज़्यादा जो बड़े सिटी है, बिग सिटीज है, दे आर बेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ वोल्गा नदी है। सेकेंड नंबर पे आपको डेन्यूब नदी है। और ये डेन्यूब नदी जो है यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, रोमानिया है, मोल्दोवा है, यूक्रेन है। इसके बाद आपको स्लोवाकिया है। और इसमें से कम 4 देशों की जो राजधानी है, तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ब्रातिस्लावा, इसके बाद बुडापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। ये सब आपको डेन्यूब नदी के तट पे बसा हुआ। डेन्यूब नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है इस कारण से कि 4 देश की राजधानी इसके किनारे है। अब ये राइन नदी को देखें। राइन नदी जो है आयरन और कोल को लेके, पता भी होगा आपको, फ्रांस और जर्मनी में जब भी जो वार हुआ पीछे भी, हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी यूरोप में यही दोनों देश के बीच था, एनमिटी का कारण था। लेकिन यदि 19वीं शताब्दी में भी देखिएगा तो इस क्षेत्र के वर्चस्व को लेकर, क्योंकि फ्रांस कहता था कि मेरा एरिया है और जर्मनी का था, लेकिन बाद में इसको सुलझा लिया गया सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। तो ये रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से कोल और आयरन ओर को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो ओरिजिन है, तो ओरिजिन प्लेस स्विट्जरलैंड के पास है। ठीक है। रचने के पास रेचैना प्लेस का नाम है, रेचैना। और वाटरहीन और एंथरीन, पूरा नाम थोड़ा आपको याद करने में दिक्कत भी होगा, लेकिन हेन और रीन करके यदि कुछ इस तरह का चॉइस एमसीक्यू में यदि आएगा तो आप आराम से इसको बता सकते हैं कि वाटरहीन और हेंथरीन नदियों का जो है, उनका जो कन्फ्लुएंस है, संगम बोलते हैं, और उसका वो स्विट्जरलैंड में है। रेचेनो जगह प्लेस का नाम है, रेचेनो। ठीक है। अब नदी है तो नदी तो फ्लो करती है, कहीं जाके गिरती भी है। तो कहाँ गिरती है? तो रोटरडम, ये पोर्ट बहुत बिजीएस्ट पोर्ट है यूरोप का, रोटरडम। ये यूरोप का सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट पोर्ट है। और ये नॉर्थ सी यानी उत्तर सागर में जाकर गिरती है। ठीक है। इसका नाम है उत्तरी सागर का हुक, हुक ऑफ हॉलैंड। हॉलैंड का नया नाम
नीदरलैंड बोलते हैं उसको हम लोग। अब देखिए यही मैप है। नॉर्थ में आपको जो है सो नीदरलैंड है, पुराना नाम हॉलैंड। जर्मनी हो गया। एक बात मैं यहाँ बता देता हूँ कि जो सेंट्रल और जो नॉर्थ का जो रीजन है यूरोप का, सेंट्रल और नॉर्थ के रीजन में ही सारी नदियाँ, सीन है, राइन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरिस आपको सीन नदी के किनारे है। राइन नदी जर्मनी की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। तो यही राइन गॉर्ज यानी कि गर्त बनाता है, जिसको हम लोग गर्त के रूप में, तो हालांकि जब ओशन के सेंस में बात करते हैं तो ट्रेंच है, और नदी के सेंस में, जब रिवर के सेंस में बात करते हैं तो वही डीप एरिया जो होता है उसको गॉर्ज कहा जाता है। कोलोन बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जर्मनी का। अब देखिए बॉर्डर थोड़ा समझ लीजिए। तो ये रोटरडैम है, और ये आपका जो है सो नॉर्थ सी है, इसी यहीं पे पोर्ट है। इसके नीचे देखिए बेल्जियम है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, फिर फ्रांस है। यूरोप में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश है ना, कि आप यदि जाएंगे वहाँ, एक तो ये वीजा नहीं लगता है यूरोपियन कंट्री, चूंकि सारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर है, तो वीजा वाली बात है नहीं। और बाउंड्री बिल्कुल ओपन बाउंड्री है, तो इसीलिए कोई उस तरह का विवाद अब तो बिल्कुल नहीं है यूरोप में। एक और इम्पोर्टेंट नदी है, एल्बे नदी है। ये कैंक्रोज पर्वत जो है, कैंक्रोज पर्वत चेक रिपब्लिक जो है चेकोस्लोवाकिया से टूट के बना, एक स्लोवाकिया बन गया, जिसकी राजधानी मैंने पीछे बताई ब्रातिस्लावा, और एक चेक रिपब्लिक वो है, जिसका भी जो माउथ है, मुहाना है, नॉर्थ सी है, ठीक है, एल्बे नदी है। तीन नदी मैं इंपॉर्टेंट पीछे बता चुका हूँ। एक वोल्गा सबसे बड़ी नदी यूरोप की है, और सेकंड मैंने बताया आपको डेन्यूब, थर्ड है आपका यूरल। ये देखिए बाल्टिक सी, चेक रिपब्लिक देख लीजिए मैप में कहाँ पड़े है, चेक रिपब्लिक है ये। पहले दोनों एक ही कंट्री था, चेक और स्लोवाक। अब ये दो कंट्री इंडिपेंडेंट कंट्री है, दोनों यूएन का मेंबर है। जर्मनी देखिए सेंट्रल पार्ट जो यूरोप का है वहाँ, ठीक है, उसका पड़ोसी फ्रांस है, और ऑस्ट्रिया जो है इसका, यहाँ पर ऑस्ट्रिया है। और एल्बे नदी यही है। देखिए कहाँ जाके गिर रही है, नॉर्थ सी में। कहाँ जाके गिर रही है, नॉर्थ सी में। सॉरी, ऑस्ट्रिया यहाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में ऑस्ट्रियो हंगेरियन जो था एम्पायर भी रहा है, ऑस्ट्रियो हंगरी साम्राज्य। और इसी में जर्मनी भी बाद में उसको लेकर, चूंकि आपको पता ही है कि हिटलर का जो जन्म हुआ था जर्मनी का नेशनल नहीं था, वो ऑस्ट्रिया का था। और पोलैंड है पूर्वी यूरोप, चेकोस्लोवाकिया पूर्वी यूरोप, हंगरी पूर्वी यूरोप, ये सब सारा ईस्टर्न यूरोप है। और इसका पड़ोसी जो है यहाँ पर, ये रसा है। थेम्स नदी, लंदन जो है आपको थेम्स नदी, जिसको हम लोग टेम्स भी बोलते हैं लेकिन गलत है, थेम्स है।
और इसका जो स्रोत है थेम्स का हेड है, ग्लॉस्टरशायर इस जगह का नाम है। ये भी नॉर्थ सी में गिरती है। देखिए नॉर्थ सी कितना इंपॉर्टेंट है। थेम्स नदी लंदन इसके बैंक पे है, और ये गिरती का नॉर्थ सी में गिरती है। यूनाइटेड किंगडम का मैप है। इंग्लैंड उसका प्रोविंस है, पता है, पहले किसी समय में कंट्री था। और थेम्स रिवर जो है यहीं पर है। यूनाइटेड किंगडम से यदि फ्रांस जाना हो तो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके जाया जाता, हालांकि टनल भी बना दिया गया। अब जो है मोटर राइड के द्वारा भी फ्रांस से लोग ब्रिटेन जा सकते हैं। ठीक है। फ्रांस फ्रांस जो है लार्जेस्ट कंट्री है। कहाँ का? वेस्टर्न यूरोप का, पश्चिमी यूरोप का। पूर्वी यूरोप के कंट्री सबका नाम मैं बताया। बुल्गारिया है, हंगरी है, चेकोस्लोवाकिया है, स्लोवानिया है, पोलैंड है। ये सब ईस्टर्न यूरोप है। वेस्टर्न यूरोप में आपका जो है सो सबसे बड़ा कंट्री जो है फ्रांस है। और फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे। कभी कभी मैच करने कैपिटल का दे दिया जाता है। और फ्रांस को सौंदर्य प्रसाधन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। स्ट्रासबर्ग भी यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। स्ट्रासबर्ग ये फ्रांस का बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। लियोन लियोन भी इसका सेकंड इंपॉर्टेंट सिटी है। पेरिस तो है, वो तो खैर राजधानी है। ये देखिए लियोन, ये जो है सियोन एंड रोन रिवर के किनारे। लियोन शहर फ्रांस का बसा है। यह शहर जो है रेशम सेरीकल्चर रेशम पालन के लिए, रेशम उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। स्टडी ऑफ सिल्क को सेरीकल्चर कहा जाता है। सिल्क का प्रोडक्शन भी उसी के अंतर्गत आता है। अब ये मार्सिल है। मार्सिले भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। सेकेंड सिटी ऑफ फ्रांस इसको माना जाता है। वाइल रिफाइनिंग, इसका जो है सो जहाज जो बनते हैं, शिप बिल्डिंग, टैनिंग, लेदर, चमड़े का जो किया जाता है वो साफ सफाई करके जो बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है। ठीक है। क्या क्या? वाइल रिफाइनरी है, टैनिंग ऑफ लेदर है, और शिप बिल्डिंग, जहाज बनाने का जो काम है ये मार्सिले में किया जाता है। अब देखिए ये बाल्टिक सी, अभी रूस यूक्रेन का वार चल रहा है। बाल्टिक सी भी बहुत चर्चा में है, आपको ब्लैक सी बहुत चर्चा में है। ये दो सिटी बहुत चर्चा में भी है, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट वगैरह यूक्रेन जो करेगा, यूक्रेन को कहा भी जाता है बास्केट ऑफ बेकरीज या ब्रेड कहा जाता है। पूरे यूरोप को यही खिलाता है। व्हीट का सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन यही यूक्रेन में होता है।
और इसी में बाल्टिक में सबसे पहले सबसे ऊपर एस्टोनिया है, फिर लाटविया है, और इसके बाद नीचे ये लिथुआनिया है। ऐसे मैप पे देखेंगे, देख ही रहे हम लोग, आज तो मैप भी है हम लोग के पास पीपीटी में। तो एस्टोनिया सबसे टॉप पे बाल्टिक में, इसके बाद जो है सो आपका लाटविया है, उसके सबसे नीचे लिथुआनिया है। ठीक है। 1991 में जब सोवियत संघ का इंटीग्रेशन हुआ था तो सबसे पहले यही 3 कंट्री निकल गए थे। रसा के पड़ोसी हैं, पहले सोवियत संघ का सब क्या था, मेंबर था। अब देखो उसी मैप का रिपीटिशन है ये, तो इतने छोटे छोटे शहर जानने की आपको जरूरत नहीं है। यानी कि बाल्टिक के एक तरफ ये फिनलैंड है जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। बीच में ये बाल्टिक कंट्री है, बाल्टिक सी के साथ ये तीनों कंट्री है, फिर इसके पड़ोसी ये क्या है, रसिया है इसका, देखिए एस्टोनिया, सेकंड बाल्टिक कंट्री एस्टोनिया। ये नाटो का मेंबर है, नाटो में अभी 31 मेंबर हैं। और लड़ाई जो चल रही है यूक्रेन के साथ, रसाका उसी को लेकर नाटो का मेंबर बनना चाहता था। वो कहा कि उसकी सॉवरेनिटी को खतरा है, क्योंकि जो नाटो फोर्सेज है उसकी बाउंड्री बॉर्डर तक आ जाएगी, इसलिए वो इसका विरोध कर रहा था। लेकिन ये सब बाल्टिक वाले कंट्रीज पहले ही शामिल हो गए नाटो में, और यूरोपियन यूनियन के भी ये सारे मेंबर हैं। स्टालिन या तेलिन जो भी बोलिए, ये एस्टोनिया का कैपिटल भी है और सबसे बड़ा शहर भी है। इसको हेरिटेज, यूनेस्को ने इसको हेरिटेज साइट के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया, लिस्ट किया। ठीक है, सूचीबद्ध। स्टालिन किसकी राजधानी है? एस्टोनिया की। क्या है, तारत या तारतो। ये बौद्धिक बंदरगाह है। क्या है? बौद्धिक बंदरगाह किसका? एस्टोनिया का। बौद्धिक बंदरगाह पूछा जा सकता है कि कौन से शहर को इंटेलेक्चुअल कैपिटल कहा जाता है, तो तारत है। और किस देश में है? तो एस्टोनिया में है। मैप का थोड़ा सा फोकस किया गया, इसको थोड़ा जूम करके लिया गया। देखिए लिथुआनिया कितना बड़ा है। लिथुआनिया की जो कैपिटल है विलनियस है। विलनियस इसका कैपिटल है। कैपिटल मैच में दिया जा सकता है। और इसके ऊपर लाटविया, लाटविया के ऊपर जो है एस्टोनिया। अब आइए लिथुआनिया, ये भी बाल्टिक कंट्री है। ये भी आपको यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और नाटो का भी मेंबर है। विलनियस जो कैपिटल है लिथुआनिया के, इसको जेरूशलम ऑफ लिथुआनिया के रूप में जाना जाता है। बहुत ही होली सिटी है, बहुत पवित्र शहर है विलनियस। विलनियस। कॉनस, ये दो नदियों के मुहाने, नेमुनस और नेरिस। नेमुनस और नेरिस का कन्फ्लुएंस या संगम पर एक कॉनस शहर बसा हुआ है। एक है क्लेपेडा, इसका बहुत ही इमेंस इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये आइस फ्री पोर्ट है। मैं यूरोप में बता दूं कि यहाँ गल्फ स्ट्रीम आकर जो है मिलती है, बहती है, तो इसके कारण जो सो जो पोर्ट है बहुत सारे वो फ्री है, आइस फ्री है।
तो मूवमेंट, एक तो यूरोप के जो कोस्टल जो है एरिया इंडेंटेड है, बहुत कटे चटे हैं, तो बहुत सारे जो आश्रय जो बंदरगाह जिसको कहा जाता है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है यूरोप में। और क्लेपेडा आइस फ्री पोर्ट के रूप में जाना जाता है। बर्फ नहीं है उस, क्योंकि ऐसे तो बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट है यूरोप का, और खासकर जिस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए, बाल्टिक कंट्री, लाटविया की राजधानी रीगा है, ये कैपिटल है, लाटविया की राजधानी रीगा। देखिए कैसे कैसे रसा है, एक तरफ रसा पता ही है 1/4 यूरोप का कवर करता है, और उसका पड़ोसी फिर जो है बेलारूस है। बेलारूस का पड़ोसी देखिए ये लिथुआनिया है। देखिए रसा का सबके साथ बॉर्डर है। फिनलैंड है इधर, इसका पड़ोसी देखिए, इसका यहाँ से है, तो इसका रसा के साथ भी बॉर्डर है। बाकी लोग के साथ तो है, स्वीडन है फिर, और ये पूरा बाल्टिक सी है। तो बाल्टिक सी में ये 3 कंट्री जो है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इसलिए उनको बाल्टिक नेशंस कहा जाता है। अब देखिए लाटविया, ये भी यूरोपियन यूनियन और नाटो का मेंबर है। इसकी राजधानी कहाँ है, मैंने बताया रीगा है। ठीक है। लाइपाजा, ये लाइपाजा शहर जो है ये भी आइस फ्री पोर्ट है, देखिए यहाँ भी, इसलिए चर्चा है। बर्फ मुक्त बंदरगाह। शिप का मूवमेंट आराम से होता रहता है। शहर के बारे में कहा जाता है कि सिटी वेयर द विंड इज बॉर्न, मतलब यहाँ हवा का जन्म हुआ। रीगा जो है क्या है, लाटविया का सबसे बड़ा शहर है। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसका यूरोप का देखते हैं, सेकेंड ओपन कर लिया। हम्म। फिनलैंड के बारे में बता चुका हूँ कि फिनलैंड में इतने सारे लेक्स है कि इसको फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। और लार्जेस्ट लेक जो है यूरोप का, उसका नाम है लेक लेडोगा। लेक लेडोगा लार्जेस्ट लेक जो यूरोप का कहा जाता है। ये कहाँ, गल्फ ऑफ फिनलैंड में जाके गिरती है। ठीक है, नेवा नदी, नेवा नदी के द्वारा, यानी बताइए कि झील जो है लडोगा, उसको चैनलाइज कौन करता है जाने के लिए, तो फिनलैंड की खाड़ी में जाने के लिए नेवा नदी। और ये रसिया और फिनलैंड, ये दोनों कंट्री से घिरा हुआ है। ठीक है, लेक लडोगा ये सबसे बड़ा लेक है।
यूरोप का। चलिए, व्हाइट सी है, श्वेत सागर भी कहा जाता है। श्वेत सागर इसको हिंदी में कहा जाता है। और ये बाल्टिक सी कैनाल से कनेक्टेड है, व्हाइट सी। देखिए रसिया, रसिया के मतलब नॉर्थ साइड में, नॉर्थ में है। सेकंड है लेक ओनेगा। यह जो है सो सेकंड लार्जेस्ट लेक है यूरोप का। और इसका जो प्लेसमेंट है, लोकेशन है लाडोगा लेक और व्हाइट सी के बीच है। लेक ओनेगा का जो लोकेशन है, ये लोकेशन कहाँ है? तो लाडोगा लेक और व्हाइट सी के बीच है। देखिए स्कैंडिनेविया, ये सब कंट्री है, स्कैंडिनेवियन नेशंस है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पेनिनसुला प्रायद्वीप है, कोला, कोला प्रायद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है इस रीजन का। इसी में है कोला प्रायद्वीप में, स्कैंडिनेवियन कंट्री। और मैंने पीछे बताया था कि नॉर्थ यूरोपियन जो प्लेन है और सेंट्रल और नॉर्थ, इन दोनों के बीच में ही बहुत सारी नदियां हैं, जिसके कारण रिवर वैली बन जाने के कारण जो प्लेन एरिया काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। अब आइए आस माउंटेन। ये फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन, जैसे हिमालय है हम लोग के यहाँ, एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। का जो सबसे ऊंची चोटी जो है, ये माउंट ब्लैंक के नाम से इसको जाना जाता है, माउंट ब्लैंक। ठीक है, माउंट ब्लैंक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और काकेशस की सबसे ऊंची चोटी जो है वो एलवर्ज है। किसका है कॉकेसस? पीछे हम लोग काकेशस माउंटेन को देख चुके हैं। रसा बताइए। तो आस माउंटेन, ये आपको स्विट्जरलैंड में का जो स्ट्रेच है, विस्तार है, तो फ्रांस में है। इसके बाद आपको जर्मनी या स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, लेकिन सबसे अच्छा व्यू आस पर्वत को देखना है यदि किसी को, तो स्विट्जरलैंड में जाके देखे वहां से। ठीक है, देखिए उसका ऑस्ट्रिया भी है, स्लोवानिया भी, इटली है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड तो है ही। ये भी देखिए मैप है, क्रोएशिया, स्लोवानिया, स्लोवाकिया, ये सब बहुत ही हाल फिलहाल ये सब कंट्री बना। मतलब 99, 99, 90, 99, 1991 में तो सोवियत संघ का इंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद तो मैं बताया, लेकिन ये सब आपको कोसोवो, सर्बिया का जो है पार्ट है। बताइए सिविल वार वगैरह हुआ था एक समय 90 के डिकेट में। पिरेनीज माउंटेन, पिरेनीज पहाड़, ये बॉर्डर, ये स्पेन,
और फ्रांस के बीच में मैंने बताया था। स्पेन और पुर्तगाल दोनों आइबेरिया रीजन में है, आइबेरिया प्रायद्वीप में ये दोनों हैं, आइबेरिया पेनिनसुला। और यहाँ जाने के लिए मैंने बताया था मोरक्को, ये नॉर्थ अफ्रीका का कंट्री है। और यहीं जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर स्ट्रेट, इसी को क्रॉस करके पुर्तगाल, स्पेन जा सकते हैं। ठीक है। यही है पिरेनीज माउंटेन है, बीच में एक छोटा सा प्रोविंस टाइप का, इसको ऑटोनोमस मतलब रीजन है एंडोरा। और ये फ्रांस हो गया। देखिए बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के कौन से ओशन में है? तो अटलांटिक में है। बे ऑफ बिस्के, बिस्के सागर, बताइए महासागर और सागर ये किस में है? अटलांटिक में है। अटलांटिक महासागर। कार्पेथियन माउंटेन, यह तीसरी बड़ी माउंटेन रेंज है यूरोप की। ठीक है, सबसे बड़ा माउंटेन रेंज तो खुद आल्प्स है, और नंबर 3 पे ये आता है। हाईएस्ट पीक इसका जो है गेरचोवस्की है, गेरचोवस्की स्लोवाकिया, ये भी न्यू कंट्री बना, बाद में बना। बता ही दिया मैंने पीछे, चेकोस्लोवाकिया से 2 कंट्री टूटा, चेक तो मूल रह गया और स्लोवाकिया एक बाद में बना हुआ कंट्री हुआ। तो जेरलोचोवस्की जो है इसकी जो है हाईएस्ट पीक है, और ये स्लोवाकिया में है। देखिए मैप पे चेक रिपब्लिक हो गया, पोलैंड है, पोलैंड के हाथ देखिए, यूक्रेन पड़ोसी है यूक्रेन का ये सब। मोल्दोवा भी एक कंट्री बनाया गया है, लेकिन इस पर थोड़ा विवाद है, अभी इंडिपेंडेंट उस तरह से नहीं बन पाया है। रसा इसको थोड़ा अपोज कर रहा है। ठीक है। काकेसस माउंटेन लाइज टू द नॉर्थ ऑफ जॉर्जिया, अजरबैजान। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि एशिया हो कि यूरोप है, ये दोनों जो है ना, नाम ही से पता चलता है, क्योंकि अलग अलग प्लेट है, तो यूरेशियन प्लेट में ही बना हुआ है एशिया और जो है आपका यूरोप जो है। और ट्रांस कंटिनेंटल मैंने पीछे बताया था, तो जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, टर्की या तुर्की, तुर्की है, रसा, ये सब दोनों कंटिनेंट में फैला हुआ है। और इसी की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एल्ब्रस, किसका सबसे ऊंची चोटी है? काकेसस माउंटेन का। ये भी बॉर्डर बनाता है एशिया को, यूरोप से अलग करता है। यूरल सागर वो भी बॉर्डर बनाता है, एशिया को यूरोप से अलग कर देता है। बताइए रूस जो है सो दोनों कंटिनेंट में फैला हुआ है, 1/4 जो है सो यूरोप में और 3/4 एशिया में। कैस्पियन सागर भी मैंने हम लोग ने पीछे देख ही लिया। काकेसस का दो रीजन है, एक ग्रेटर काकेसस है और दूसरा लेसर काकेसस है। तो ग्रेटर काकेसस बताइए, देख ही रहे हैं एल्ब्रस जो हाईएस्ट जो पीक है वो रसा में है। और देखिए जॉर्जिया, ब्लैक सी इधर है एक तरफ, इधर कैस्पियन सी है एक तरफ, नीचे टर्की भी है, अजरबैजान, आर्मीनिया कन्फ्लिक्ट हुआ था नागोर्नो कराबाख को लेकर, अभी हाल फिलहाल भी हुआ था। यूरल माउंटेन, यूरल पर्वत,
ये भी बाउंड्री बनाता है एशिया और यूरोप को। नेचुरल माउंटेन जो है, नेचुरल माउंटेन बॉर्डर है ना, प्राकृतिक रूप से अलग करता है। देखते एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक पर्वत है। और फैला हुआ कहाँ है? रसा और कजाकिस्तान। कजाकिस्तान वैसे सेंट्रल एशिया हम लोग पीछे देख चुके हैं, लेकिन यह ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, दोनों कंटिनेंट पे फैला हुआ है। देखिए यूरल माउंटेन है, एशिया और यूरोप को अलग कर दिया। एक्सट्रीम नॉर्दर्न जो पॉइंट एरिया है वो देखिए आर्टिक है, आर्टिक महासागर है। नीचे ब्लैक सी है, ब्लैक सी, फिर इधर कैस्पियन सी है। यूरोप मेडिटेरेनियन, मैंने बताया यूरोप का जो सादर्न बॉर्डर है वो आपका मेडिटेरेनियन है, भूमध्य सागर है। वेस्ट में जो है अटलांटिक है। हर कंट्री के, हर कंटिनेंट के साथ यही बात है। पेनिन्स माउंटेन जो है ये ग्रेट ब्रिटेन का जो सेंट्रल अपलैंड, अपलैंड कहते हैं पठारी क्षेत्र को। अपलैंड क्या हो गया? पठारी क्षेत्र। तो ग्रेट ब्रिटेन का जो है यह पठारी एरिया हो गया। पेनियस माउंटेन मैंने पीछे बताया था कि दो माउंटेन के बीच में ही पठार, जैसे हम लोग पीछे देख चुके लद्दाख वगैरह, खासकर एशिया में देखे थे तिब्बत का पठार। अब देखिए वही पीछे जो मैप है ग्रेट ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल है और साउथ आयरलैंड जो इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। वोल्गा नदी हम लोग बता चुके हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ये इसका ओरिजिन जो है वल्दाई हिल है, ये साउथ ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है सेंट पीटर्सबर्ग रसा का। तो उसका जो दक्षिणी जो एरिया, साउथ एरिया, वहाँ से निकलती है, जिसका नाम है, जो पहाड़ी जहाँ से निकलती है वल्दाई हिल से निकलती है। वल्दाई, वल्दाई पहाड़ी, पहाड़ पहाड़ी में अंतर होता है, ठीक है। वल्दाई हिल से निकलती है और इसका मुहाना गिरती कहाँ? कैस्पियन सागर में। यूरोप की सबसे लंबी नदी मैं बता चुका हूँ, वोल्गा नदी है। डेन्यूब बता चुका मैं। ये ब्रेग और ब्रिगेड, ब्रेग और ब्रिगेड नदियों का संगम। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट रीजन है, वही फ्रांस जर्मनी वगैरह के क्षेत्र में। और डेन्यूब डेल्टा बनाते हुए ब्लैक सी में गिरती है, क्योंकि नदी है तो डेल्टा बनाती है, एस्चुअरी जहाँ पे गिरती है। गिरने से पहले ब्लैक सी में जो डेल्टा बनाते हैं उसका नाम डेन्यूब डेल्टा है। देखिए जर्मनी हो गया, जर्मनी के क्या कहा जाएगा, साउथ और ईस्ट रीजन, एसी रीजन में यदि कहा जाएगा तो ऑस्ट्रिया हो गया। फिर इसका हंगरी है पड़ोसी, हंगरी का पड़ोसी। फिर देखिए रोमानिया है, रोमानिया भी रूस से का बॉर्डर बनता है। के नीचे देखिए स्लोवाक ऊपर हो गया। साउथ में चले जाइए हंगरी के तो सर्बिया है, सर्बिया, यूगोस्लाविया पहले इसका नाम था जो कंट्री था, अब उसका नया नाम उस कंट्री का सर्बिया है, राजधानी बेलग्रेड है। फिर बुल्गारिया, रोमानिया, सब ईस्टर्न यूरोप का है, सब कंट्री है। इसको छोड़ के जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सब वेस्टर्न यूरोप में आता है। बल्कि ठीक से यदि कहा जाए
ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो साउथ, सब साउथ यूरोप का है। फर्दर डिवीजन उतना नहीं किया गया, लेकिन मोटा मोटी डिवीजन तो 4 भाग में हम लोग करते ही है ना। नॉर्थ क्या जो है, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो ऑस्ट्रिया हंगरी वगैरह किस में आता है? सॉरी, ऑस्ट्रिया जर्मनी वगैरह ये सब साउथ में आता है। और इटली जो है ये साउथ ईस्टर्न यूरोप में आता है, क्योंकि भूमध्य सागर से लगा हुआ है। आल्प्स पर्वत के बारे में बता दूं कि मेडिटेरेनियन के जस्ट ऊपर, जस्ट नॉर्थ जो है आल्प्स पर्वत शुरू हो जाता है। यूरल रिवर, यूराल भी लोग बोलते हैं इसको। ये भी पता है, ये रूस में है। और साउथ यूरल माउंटेन, वहीं से ये नदी निकलती है। तो नदी पहाड़ से भी निकलती है, झील से भी नदी निकलती है, तो माउंटेन से निकलती है और जाके कहाँ गिरती है? हेमटाइज अपना पानी कहाँ खाली करती है? कैस्पियन सागर में। और पता ही है, यूरल नदी मैंने बताया भी था, यूरोप और एशिया के बीच जो है नदी, पहाड़, ये सब नेचुरल बाउंड्री बनाती है। देखो यूरल माउंटेन, कजाकिस्तान हो गया, देखो इधर रसिया है, यूरल माउंटेन यहीं पर है। नीपर नदी, ये भी देखो पहाड़ी से निकली, बलदाई हिल्स से निकली। ये बलदाई हिल्स कहाँ है? रसा में है। और नीपर डेल्टा, जो डेल्टा बनाई, तो नीपर, इसका नाम नीपर डेल्टा, गिरती कहाँ? ब्लैक सी में। एम्प्टाइज इनटू ब्लैक सी में, नीपर नदी। बलदाई पहाड़ी हिल से निकलती है, ये कहाँ है? रसा में है। ठीक है, नीपर रिवर। डॉन नदी, ये भी बहुत रसा की फेमस नदी है। और नोम्बोमस्की या नोम्बोमस्क शहर, इसको, इसका जो है वहीं पर, इसका वहां से निकलता है, नोवस्क शहर सिटी है। और ये गिरती है एजोब सागर में, सी ऑफ एजोब। ठीक है, ये देखिए, वोल्वोग्राद, लेनिनग्राद, ये सब रूस का बहुत ही, सेंट पीटर्सबर्ग, ये सब बहुत नामी शहर है। डोनेस्क रीजन वहीं यूक्रेन का है, लेकिन रसा उसको कब्जा, चूंकि मिनरल रिसोर्सेज, कोल वगैरह, आयरन वगैरह के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनबास और डोनेस्क देख लीजिए बाउंड्री में, ये देखिए रसा। रशियन फेडरेशन में भी बेलारूस, जॉर्जिया, ये सब शामिल है। फेडरेशन बनाया, आप सोवियत संघ की तरह तो नहीं है, लेकिन यूक्रेन उसमें शामिल नहीं हुआ। राइन नदी, जर्मनी, ये मैं बता चुका हूँ। रेचनो के पास वाड्रेहिन और एंथरिन नदियों का संगम, पीछे मैं बता चुका हूँ। एल्वे नदी भी हो गया। टैंकरोज माउंटेन, चेक रिपब्लिक, नॉर्थ सी में एम्प्टाइज होती है, गिरती है। थेम्स हो चुका है, क्लास्टर शायर वहीं से इसका ओरिजिन है।
नॉर्डिक रीजन, स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है उनको नॉर्डिक रीजन भी कहा जाता है। नॉर्डिक जिस रीजन में है तो नॉर्डिक रीजन में है। स्वीडन में बताया, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, ये सब, नॉर्वे भी उसी में है। 4-5 कंट्री है और काफ़ी कोल्ड वेदर है। हालांकि एग्रीकल्चर ही बहुत ज़्यादा साउंड रीजन है। डेयरी फार्मिंग वगैरह को लेकर डेनमार्क बहुत पूरी दुनिया में मशहूर है। आइसलैंड, ये आइलैंड जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन और आर्कटिक सर्किल, ये दोनों के नज़दीक है। सोचो कितना ठंडा होगा। आर्कटिक जो सर्किल है, आर्कटिक वृत्त, तो उसके बिल्कुल नज़दीक है। जिसकी राजधानी है रेक्सिविक। डेनमार्क की कोपेनहेगन, नॉर्वे की ओस्लो, ये सब ध्यान रखना होगा। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कोई कंट्री नहीं है लेकिन डेनमार्क के अधिकार में है और बिल्कुल आर्कटिक के पास है। आर्कटिक सर्किल देखो, यही आर्कटिक सर्किल है, इसके पास है। बता दिया, आइसलैंड की राजधानी रेक्सिविक है। यह कॉमर्शियल सेंटर है, शिप बिल्डिंग है, टेक्सटाइल है और फिश का जो फार्मिंग प्रोड्यूसिंग यहाँ पे किया जाता है। कैसे किया जाता है पता ही है, गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम जिस एरिया में होगा, फिश का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा उस एरिया में। गर्म और ठंडे, कोल्ड और हॉट वाटर जैसे ही मिलेगा तो बहुत आइडियल कंडीशन है फिश प्रोडक्शन के लिए। डेनमार्क, ये नॉर्थ सी, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है और स्कैंडिनेवियन जो रीजन है उसमें सबसे छोटा यही देश है, डेनमार्क। और फेमस फॉर डेयरी प्रोडक्शन, दूध उत्पादन वगैरह के लिए। देखिए, नॉर्वे हो गया, स्कैंडिनेविया या नॉर्डिक रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, स्वीडन है, डेनमार्क है, ये सब हो गया इसी में। नॉर्थ सी देखिए, एक तरफ नॉर्थ सी है, दूसरी तरफ ये बाल्टिक हो गया, इन्हीं के बीच है, नॉर्थ सी और बाल्टिक के बीच में। कोपेनहेगन यहाँ की राजधानी है, कैपिटल सिटी, डेनमार्क की राजधानी। और की ऑफ बाल्टिक के नाम से भी कोपेनहेगन को जाना जाता है। डेयरी प्रोडक्शन, अंडा, एग एग का भी, इसके लिए कोपेनहेगन को जाना जाता है। डेनमार्क तो खैर ओवरऑल है ही। नॉर्वे, नॉर्वे ने अपने जितने भी उसके पास रिसोर्सेज है सबका पूरा ऑप्टिमम लेवल जितना कहा जाता है उसका यूज किया। मछली पकड़ना प्रमुख इसका जो एक्टिविटी है, कमर्शियल या बिजनेस एक्टिविटी जो भी कहिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसी का, नॉर्वे का। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दुनिया में सबसे ज़्यादा किसका है पूछा जा सकता है, तो नॉर्वे का है। ओस्लो कैपिटल है और लार्जेस्ट बिजनेस हार्बर है, बिजिएस्ट भी है, व्यस्तम बंदरगाह ये है। लेकिन वैसे रोटरडैम है, यूरोप का सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट कहा जाएगा तो रोटरडैम है जो नीदरलैंड में है। फिनलैंड, नेक्स्ट स्कैंडिनेवियन कंट्री है, फॉरेस्ट और लेक्स के लिए बहुत ही मशहूर है, झीलों का देश भी मैंने बताया, दोनों चीज़ है, फॉरेस्ट भी है और लेक्स भी है।
फिनलैंड देख लीजिए। नॉर्वेजियन सी है, आर्कटिक ओशन है, फिर इधर रसा है। यूरोप में सागर की कमी नहीं है। ये देखिए लकड़ी और फर, मैंने पीछे बताया है, टैगा जो वेजिटेशन है उसी में फर, देवदार चीड़, हम लोग के जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि हिमालयन जो सब रीजन है उसमें होता है, हार्डवुड है। तो हेलसिंकी पोर्ट भी है, और फर वगैरह जो हार्डवुड है उसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है। स्वीडन, स्वीडन जो है नॉर्वे और फिनलैंड के बीच है, दो कंट्री के बीच में है, भी स्कैंडिनेवियन कंट्री है। आयरन ओर, लॉएस का सबसे बड़ा उत्पादक देश ये है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इसी के कारण से है। स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ब्यूटी ऑफ सी के नाम से भी स्टॉकहोम को जाना जाता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, कल्चरल सारा सेंटर स्टॉकहोम है। कैपिटल तो ही पॉलिटिकल यदि कहा जाएगा तो। लिechtenstein, लिechtenstein जो है इसका कैपिटल जो है वडूज है। ये भी यूरोपियन कंट्री है, फ्रांस के पड़ोस में ही है। और इसके बाद यदि कहा जाएगा तो स्कैंडिनेवियन के जस्ट नीचे है इटली। ये साउथ ईस्ट यूरोप का रीजन में आता है, भूमध्य सागर के बिल्कुल करीब है। और टर्की से आराम से क्रॉस करके लोग जाता है। सिसिली, एल्बा, सार्डिनिया, ये सब आइलैंड कंट्री भी है। मेनलैंड तो है ही, मेनलैंड के अलावा बहुत सारे आइलैंड भी इसमें है, और सारे आइलैंड भूमध्य सागर में है। रोम इटली का कैपिटल सिटी है, और ये टाइबर नदी के किनारे है। टाइबर, टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ, लेफ्ट साइड में। टाइबर या तीबर जो भी बोलिए। लोम्बार्डी मैदान, लोम्बार्डी मैदान मिलान शहर है। जेनोवा, जेनोवा और वेनिस, जेनोवा, जेनेवा नहीं, स्विट्जरलैंड में हुआ। जेनोवा, वेनिस, ये सब इटली का प्रमुख शहर है। और ये लोम्बार्डी का जो प्लेन एरिया, जो मैदान है, वो सब इसी में आता है। मिलान शहर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूरिन है, मिलान है। वो नदी, मिलान, इटली का मैनचेस्टर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पूरे विश्व में फेमस है। ट्यूरिन इटली का डेट्रॉइट है, ऑटोमोबाइल। वेनिस, शिल्प, हैंडलूम वगैरह, क्राफ्ट, हैंड हैंडलूम क्राफ्ट वगैरह के लिए वेनिस बहुत ही फेमस है इटली का। जर्मनी आई है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और एल्बे नदी के किनारे बसा हुआ है। जर्मनी का सबसे बड़ा शहर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को दो भाग में बांट दिया गया था, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। लेकिन 1990 में जो है सब दोनों एक हो गया, और उसकी राजधानी जो है, जो पश्चिमी जर्मनी की राजधानी थी वही रह गई, यानी कि दोनों मिलकर बर्लिन ही रहा। ये देखो जर्मनी का लोकेशन कैसे है। सेंट्रल यूरोप में आता है, क्योंकि एक तरफ वेस्टर्न यूरोप है, एक तरफ ईस्टर्न यूरोप है। चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड वगैरह ईस्टर्न हो गया, वेस्ट में तुमको फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, सब वेस्ट में। तो दोनों के बीच जैसे ही होगा तो सेंट्रल हो गया। फ्रैंकफर्ट,
जर्मनी का इंटरनेशनल टाउन है, इसलिए कि जो फ्लाइट जो जाती है इंडिया से या इधर ईस्ट एशिया की तरफ से, तो ये सब फ्यूल रिफ्यूल होने के लिए फ्रैंकफर्ट, अगर हीथ्रो जो लंदन का फेमस क्या कहते हैं एयरपोर्ट है और बिजी रहता है, सबसे ज़्यादा बिजी तो वही हीथ्रो ही है, लेकिन फ्रैंकफर्ट का भी यूज किया जाता है। ठीक है। म्यूनिक, म्यूनिक ओलंपिक 1972 में हुआ था, उसमें बहुत फेमस हुआ था। बावेरियन अपलैंड यानी पठारी, अपलैंड पठारी एरिया को बोलते हैं, उसी में आता है बावेरियन। बावेरियन उच्च भूमि या पठारी एरिया या पठारी। पियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट वगैरह के लिए बहुत ही फेमस है म्यूनिक, म्यूनिक शहर जो है। और फ्रैंकफर्ट रेहने नदी के किनारे है, रेहने। म्यूनिक में ओलंपिक तो वहीं था, आजकल 72 का बहुत फेमस कई कारणों से रहा, लेकिन बियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फोटोग्राफिक इक्विपमेंट वगैरह के लिए म्यूनिक बहुत ही फेमस है। स्टटगार्ट, ऑटोमोबाइल्स, ऑप्टिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट, कार कंपोनेंट, वॉच, घड़ी, ये सब के लिए मशहूर है। हनोवर, ये भी जर्मनी का बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है, सिटी है। मेटल, धातु, इसका रासायनिक उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है हनोवर। ड्रेसडेन, ड्रेसडेन एल्बे नदी के किनारे है, और चीनी मिट्टी जो हम लोग कहते हैं चाइना के लिए, उसके लिए तो जाना जाता है। चाइना के लिए क्या पता है क्या बनता है, कप प्लेट वगैरह, ग्लास यूटेंसिल्स वगैरह बनाए जाते हैं। ऑस्ट्रिया का सबसे, इसकी राजधानी और लार्जेस्ट सिटी वियना है। वियना मैंने पीछे ही बता दिया है कि यह डेन्यूब नदी के किनारे है। ठीक है। स्लोवेनिया, ये भी न्यू कंट्री है, सब बहुत बाद में बना है। 1991 में जब सोवियत संघ, उसके बाद बहुत सारे कंट्री बने, टूटे बने, और ये सब बाल्टिक रीजन में आता है, सॉरी बाल्कन रीजन में आता है। बाल्कनाइजेशन का मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे जो कंट्री हैं ईस्टर्न पार्ट में, इटली से ऊपर और ईस्टर्न यूरोप से जस्ट नीचे, तो 6-7 कंट्री मिलके बने, वो बाल्कन एरिया कहलाता था। बाल्कन युद्ध के लिए भी 18वीं-19वीं शताब्दी में बहुत ही फेमस रहा था रीजन। इसके पश्चिम में इटली है, उत्तर में ऑस्ट्रिया, उत्तर पूर्व में हंगरी, स्लोवानिया के, और ये पश्चिम वेस्ट में एड्रियाटिक जो सागर है उस पर जो है सिचुएटेड है। ठीक है, स्लोवानिया। देख लो स्लोवानिया कहाँ पर है। इटली एक तरफ है लेफ्ट में, क्रोएशिया साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में तुमको के हंगरी है, नॉर्थ में ऑस्ट्रिया। ठीक है, इतना ध्यान रखना होगा। यह तुमको आर्टिक ओशन नॉर्थ में, अटलांटिक वेस्ट में, और मेडिटेरेनियन साउथ में। ठीक है, स्लोवानिया। ये तो बता ही दिए, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, ये सब मिलाकर स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाता है। फिनलैंड को झीलों का भूमि कहा जाता है, कंट्री ऑफ लेक्स। यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया, अल्बानिया,
ये सब जो है कोस्ट ऑफ ब्लैक सी, काला सागर के किनारे, और मेडिटेरेनियन दोनों के कोस्टल एरिया यही बनाता है। उसी ये बाल्कन कंट्री कहलाते हैं। यूगोस्लाविया तो टूट गया, यूगोस्लाविया के रूप में कोई कंट्री नहीं है। स्लाविया, स्लोवाकिया तो चेकोस्लोवाकिया से बना था। ये सर्बिया जो मैं बताया, सर्बिया वगैरह जो कंट्री बना, सर्बिया इसी का राजधानी पहले बेलग्रेड उसकी थी यूगोस्लाविया की। अभी सर्बिया जो कंट्री बना टूट कर, स्लोवानिया वगैरह सब इसी से टूटा। तो ये सब मिलाकर बाल्कन क्षेत्र कहलाता, बाल्कन एरिया। जो तुमको जिसका जो जो बॉर्डर कहा जाएगा या कोस्टल एरिया, तो ब्लैक सी और क्या है, मेडिटेरियन भूमध्य सागर है। बाल्टिक स्टेट में बता दिया, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, ये सब तो बाल्टिक स्टेट कहलाते हैं। माउंट एल्ब्रस के बारे में बता चुके हैं कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी किसमें, का केसेस में देख चुके हम लोग। और सेंट्रल प्लेटो, फ्रांस, ओसेजेज एंड ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक माउंटेन जर्मनी, और बोहेमियन जो प्लेटो है उसी में है, जर्मनी फ्रांस के पास है। आइबेरियन पठार या प्लेटो मैंने बताया, जिसमें स्पेन और जो है पुर्तगाल है, ठीक है, उस रीजन में आता है स्पेन और पुर्तगाल, आइबेरियन रीजन में। द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स प्रोमिनेंट एमोंग देम बीइंग ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड इज कॉल्ड ब्रिटिश आइसल्स। आयरलैंड मैंने बता दिया, नॉर्दर्न आयरलैंड और सदर्न आयरलैंड। सदर्न आयरलैंड इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री है, नॉर्दर्न आयरलैंड इसका पार्ट है। वही सब मिल जाते हैं आपस में। वेल्स हो गया, भी प्रोविंस है। इंग्लैंड भी ये प्रोविंस है, पहले किसी ज़माने में कंट्री था, वो प्रोविंस है। यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन जो भी कहो। और तुमको नॉर्थ आयरलैंड हो गया, ये सब मिलके। लेकिन जब आयरलैंड को हम लोग शामिल कर लेते पूरा साउथ को भी, तब ब्रिटिश आइसल्स के रूप में उसको जाना जाता है। अलग कर दोगे तो सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन रह जाएगा या यूनाइटेड किंगडम। ट्रांस साइबेरियन रेल रूट, ये लॉन्गेस्ट वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा। ट्रांस साइबेरिया, फार ईस्ट साइबेरिया, साइबेरिया का पूरा जो क्षेत्र है रसा का, वो एशिया में आता है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से इस रेल लाइन को बनाया गया, क्योंकि साइबेरियन रीजन में भी रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है, मिनरल्स वगैरह। अब देखिए ग्रासलैंड, हंगरी का जो है पुस्ताज कहलाता है, पुस्ताज। स्टेपी तुमको कहलाता है यूक्रेन का, स्टेपी मैंने पीछे बता भी दिया। स्टेपी, बास्केट ऑफ बेकरी जो भी कहो, पुस्ताज यूक्रेन में स्टेपी। ग्रेनरी ऑफ यूरोप है, बास्केट ऑफ यूरोप है। यूरोप को तो खिलाता ही है दुनिया में, भारत को भी एक्सपोर्ट करता है कभी, ठीक है। वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी में बता चुका हूँ। साउथ ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, रसा का बहुत ही चर्चित, बहुचर्चित और इम्पोर्टेंट सिटी है। उसके बिल्कुल साउथ में बल्डाई हिल्स से भी निकलता है, कैस्पियन सागर में जाके गिरता है वोल्गा नदी। डेन्यूब, रेग और रेगाग नदी हो चुका है, इन दोनों के कन्फ्लुएंस संगम ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से होकर गुजरती है और ब्लैक सी में जाके गिरती है। डेन्यूब डेल्टा बता चुके हैं। देखो यही स्लोवाक रिपब्लिक, हंगरी, रोमानिया, ये देखो डेन्यूब नदी, ये आगे जाके ब्लैक सी में
बुल्गारिया, सर्बिया, ये सब ईस्टर्न, ऑस्ट्रिया, सेंट्रल सेंट्रल यूरोप, जर्मनी सेंट्रल यूरोप, इधर वेस्ट हो गया। यूरल नदी या यूराल नदी भी बोलते हैं हम लोग कभी कभी, यूराल भी बोला जाता है इसको। यूरल माउंटेन से निकलती है रसा, कैस्पियन सी में गिरती है। यूरोप और एशिया के बीच में ये भी नेचुरल बाउंड्री बनाती है। देखो यूराल माउंटेन से देखो कैसे कजाकिस्तान वगैरह सेंट्रल एशिया में आता है। यूराल रिवर वाटर सेट, रसा हो गया तुमको, रसा क्या था, यूरल यहाँ से निकली तो यूरल रिवर हो गया। नीचे इसके कजाकिस्तान है, ये सेंट्रल एशिया हो गया। हालांकि ये तुमको यूरोप में भी आता है, ट्रांसकंटिनेंटल है। नीपर नदी बता चुके हैं। हल्दाई हिल्स, ये भी रसा। काला सागर एम्प्टाइज होती है, वहाँ खाली हो जाती है। अभी देखो यूक्रेन का शहर से, यूक्रेन का नीपर नीपर नदी, क्या देखो रसा, ये खारकीव अभी बहुत चर्चा में रहा था, काफी बमबारी किया था, अभी रसा ने इसको बर्बादी कर दिया। और इधर इसका बॉर्डर देखो, रोमानिया के साथ भी है, यहाँ ब्लैक सी है साउथ में। ठीक है। डॉन नदी में बता चुका हूँ। नोवोमस्क, ये रसा, नोवोमस्क शहर रसा, अजोब सागर में जाके गिरता है। भाई मैप का मैं फिर दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। रशियन फेडरेशन में तुमको जॉर्जिया शामिल है, बेलारूस है, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। जॉर्जिया की तिबिलिसी लिख लीजिए, जॉर्जिया की तिबिलिसी है। बेलारूस इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी। मिन्स्क राजधानी, जॉर्जिया, तिबिलिसी। ठीक है। ये पूरा रशियन फेडरेशन है तुमको। और डॉन नदी इसी रीजन में है। के साथ ही यूरोप में मुझे नहीं लगता अब ज़्यादा कुछ आपको बताने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैं देखूंगा अफ्रीका को। इसके साथ ही थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।